वेलकम टू रिवाइंड पैथ। ये फिनाले एक बड़े फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है। जब क्रेडिट्स के एंड में आप देखते हो, एक सीन बिली के रूम का दिखाया जाता है। उसका डेस्क दिखाया जाता है जिसमें उसकी पूरी रिसर्च है विचेस के बारे में। इस एपिसोड का टाइटल है मेडन मदर क्रोन, जो एक काफी यूनिक रेफरेंस है। ये एक पुरानी बैलेड से इंस्पायर्ड है जो द बैलेड ऑफ द विचेस रोड के एक लाइन को रिफर करती है। एगाथा के ब्रॉच में भी मेडन, मदर और क्रोन के सिंबल्स हैं जो एक ट्रिपल गॉडेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे एगाथा पहले वर्शिप करती थी जब उसकी मुलाकात रियो से नहीं हुई थी। ये ब्रूच असल में उसकी माँ का था और निकोलस स्क्रैच के साथ मिलकर एगाथा ने इसको एक बड़े प्लान का हिस्सा बनाया। ब्रूच काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मेडन, मदर और क्रोन के सिंबल्स हैं। ये वो जगह बन गई जहाँ एगाथा ने निकोलस स्क्रैच के हेयर को यादगारी के रूप में रखा है, क्योंकि ये एपिसोड पूरी तरह से निकोलस स्क्रैच के फ्लैशबैक के बारे में है। एपिसोड स्टार्ट होता है 1750 में, जब एगाथा वुड्स के थ्रू भाग रही होती है। सेलम विच ट्रायल्स के बाद काफी वक्त गुजर चुका होता है। उसने अपनी माँ के कवन को मार दिया होता है और रियो से पहली बार मिलने के काफी समय बाद की बात है। उस टाइम रियो और अगाथा एक रिलेशनशिप में होती हैं और अगाथा निकोलस स्क्रैच को जन्म देने वाली होती है। जब वो लेबर पेन में होती है तब रियो उसके पास एक अजीब से फूल के साथ आती है। एगाथा और रियो का रिलेशनशिप काफी ओपन लगता है। निकोलस स्क्रैच के लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करने का जो गिफ्ट एगाथा ने दिया, उसमें रियो का भी रोल है। प्रेजेंट डे में हम ये जानते हैं कि निकोलस स्क्रैच का नाम एमसीयू में कैसे पड़ा। कॉमिक्स में उसका नाम निकोलस स्क्रैच है, जो एक मॉनिकर है जो डेविल के नाम से भी जुड़ा हुआ है। इससे एगाथा के डार्कर सुपरनैचुरल साइड को रिप्रेजेंट किया गया है। एमसीयू में एगाथा ने उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि उसने बिना किसी स्पेल के अपने बच्चे को जन्म दिया, बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच। एगाथा अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आई थी। वो अब भी विचेस के पावर्स चुरा रही थी और निकोलस स्क्रैच को भी इस कॉन में शामिल कर लिया था। निकोलस स्क्रैच भी विचेस को मारने में उसका साथ देने लगा। टाइम जंप होता है और 6 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ निकोलस स्क्रैच थोड़ा बड़ा हो गया है। दोनों एक छोटे शहर में रहते हैं और एगाथा अब भी अपने कॉन को पुल ऑफ कर रही है। अनसस्पेक्टिंग विचेस को अपने जाल में फंसाकर उनका पावर चुरा रही है। निकोलस स्क्रैच ही वो था जिसने द बैलेड ऑफ द विचेस लिखी थी और आज जो वर्जन एगाथा गा रही है वो उसी से इंस्पायर्ड है। एगाथा अभी तक निकोलस स्क्रैच से मिलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक दिन वो जरूर उसे आफ्टर लाइफ में मिलने का प्लान बना रही है। पुरानी एपिसोड्स में जो क्रिब और डार्क होल्ड का मेंशन था वो एक मिसलीड था। यहाँ ये क्लियरली बताया जाता है कि निकोलस की डेथ का डार्क होल्ड से कोई लेना देना नहीं था। शायद एगाथा ने डार्क होल्ड को किसी और इवेंट के बाद हासिल किया हो। ये सीन एक मोन्टाज के साथ शुरू होती है जिसमें एगाथा और निकोलस स्क्रैच द बैलेड ऑफ द विचेस रोड सॉन्ग को डेवलप करते हुए दिखाए जाते हैं। ये सॉन्ग धीरे धीरे इवॉल्व होता है और लगता है कि एगाथा निकोलस को मैजिक सिखाने की कोशिश कर रही है। निकोलस में कभी मैजिक नहीं था या वो कभी इतना जीता ही नहीं कि अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। एगाथा ने इस सॉन्ग का यूज एक नए कॉन के रूप में शुरू किया ताकि अनसस्पेक्टिंग विचेस को फंसाकर उनका मर्डर कर सके। यही चीज एगाथा ने एपिसोड 2 में कवन की विचेस के साथ भी की थी, लेकिन लगता है कि निकोलस को ये झूठ और प्लान्स पसंद नहीं आते, इसलिए वो कॉन के बीच में ही भाग जाता है। निकोलस तब थोड़ा बीमार भी लगता है और ऐसा लगता है कि वो डेथ के करीब है। जब वो सो रहे होते हैं तब रियो वापस आती है निकोलस को लेने के लिए। निकोलस की डेथ उसी रात हो जाती है। जब रियो उसे लेने आती है तो वो निकोलस को याद दिलाता है कि अगाथा को अलविदा कहकर जाए और उसके गाल पर किस करे। ऐसा लगता है कि निकोलस के जाने के बाद एगाथा का गम और बदला की कहानी में एक नया मोड़ आती है। जब एगाथा उठती है तो उसे पता चलता है कि निकोलस मर चुका है। वह उसे दफनाती है और उसके कब्र पर सैड सॉन्ग गाती है। यह पल एगाथा के रियो के खिलाफ नफरत की असली शुरुआत है, जिसका जिक्र एपिसोड 1 में भी हुआ था। इसी समय पर एक पासिंग विच एगाथा से द बैलेड ऑफ द विचेस रोड के बारे में और झूठ पर विश्वास कर, जिससे एगाथा का कॉन और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद एक और मोन्टाज होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एगाथा कैसे अलग अलग विचेस का पावर चुराती रही है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एपिसोड 1 और 2 में देखते हैं। एगाथा ने बिली से भी झूठ बोला था जब वह उससे विचेस के रास्ते के बारे में पूछने आया था, ताकि वह दूसरी विचेस का पावर चुरा सके। मोन्टाज 1800s में जंप करती है। शायद ये वह समय था जब एगाथा ने डॉटर्स ऑफ लिबर्टी से लड़ाई की थी, जिन्होंने उसे वो स्कार्स दिए थे। 1920 के आसपास की बात लगती है, बेस्ड ऑन उनके कपड़े। एक और रेफरेंस 90s के गॉथ विचेस का दिखाया गया है, जो लेदर जैकेट्स पहनते हैं।
और ये क्राफ्ट मूवी का एक छोटा होमेज लगता है जो बिली के रूम में एक पोस्टर के रूप में भी दिखाया गया था। क्राफ्ट मूवी में भी विचेस एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है। फिर हम प्रेजेंट डे में वापस आते हैं। एपिसोड 2 के इवेंट्स को एगाथा के नजरिए से देखते हैं। जब एगाथा को पता चलता है कि बिली ने विचेस रोड को असली बना दिया है अपनी हेक्स मैजिक से, एगाथा रियलाइज करती है कि बिली में भी वही पावर्स हैं जो उसकी माँ वांडा में थी। एगाथा का डायलॉग "तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो" ये बताता है कि बिली ने भी अपने अंदर एक हेक्स क्रिएट किया, बिल्कुल वांडा की तरह। प्रेजेंट डे में बिली के रूम में वापस आने के बाद हम गोस्ट एगाथा को देखते हैं, जो बिली के साथ थोड़ी मस्ती कर रही होती है। एगाथा का नया कॉमिक बुक सूट है, उसके बाल सफेद हो चुके हैं और वह थोड़ी बड़ी लग रही है। यह सीन एगाथा के कॉमिक बुक वर्जन का क्लोजर लुक देने के लिए है, जिसमें वह एक बहुत ओल्ड वुमन के रूप में दिखाई गई थी। एगाथा बिली को बताती है कि उसका हेक्स वांडा के वेस्ट व्यू वाले हेक्स से ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ज्यादा लोगों ने उसके हेक्स से फायदा उठाया, इंक्लूडिंग वो विचेस जो मर गई थी, जैसे जेन और एगाथा खुद भी। लेकिन ये हेक्स सबको कैरेक्टर डेवलपमेंट देने के लिए काफी मीनिंगफुल था, जबकि वांडा विजन ज्यादा वांडा के डेवलपमेंट के बारे में था। एगाथा बिली को थोड़ा बेटर फील कराने की कोशिश करती है, कहकर कि डोंट फील बैड, तुम आखिरी नहीं होगे जो विचेस को मारने लगेगा, तुम इस चीज की आदत डाल लो। फिर मिसेस डेविस जोक को कंटिन्यू करते हैं, जो एक रनिंग गैग है जिसमें एगाथा बार बार मिसेस हार्ट का नाम भूल जाती है और उसे मिसेस डेविस बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि जेन जमीन के थ्रू एस्केप करती है और उड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कारलेट विच ने एक और एपिसोड के एंड में किया था। मार्वल ने अब तक नहीं बताया कि जेन कब वापस आएगी, लेकिन फ्यूचर में उसकी रिटर्न का प्लान जरूर है। ऐसा लगता है कि जेनिफर का कैरेक्टर फ्यूचर में उन्हें कभी भी इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल होगा, खासकर मिडनाइट सन्स जैसा टीम अप का प्लान बन रहा है। कॉमिक्स में जेनिफर का कैरेक्टर मिडनाइट सन्स के काफी बड़े पार्ट्स में शामिल था। जब वे एगाथा के घर लौटते हैं तो हेक्स डोर अभी भी एक्टिव है और कोई भी उस डोर से अंदर जा सकता है। बिली अपना मैजिक और एगाथा के ब्रूच का यूज करके एक नया हेक्स सिंबल बनाता है, जिससे वह एगाथा को आफ्टर लाइफ भेजने की कोशिश करता है। और हाँ, अब बिली अपनी डायरी भी वापस पढ़ सकता है, क्योंकि वह रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका है। वह इटर्निटी कॉस्मिक एंटिटी का जिक्र करता है, जिसे हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा था। एक छोटी सी जोक भी चलती है एगाथा और रियो के टॉक्सिक रिलेशनशिप पर। बिली का स्पेल एगाथा को आफ्टर लाइफ भेजने के लिए काम कर रहा था, लेकिन वह तब रुक जाता है जब एगाथा अपने बेटे निकोलस स्क्रैच से मिलने का डर जाहिर करती है। बिली उसे और आगे भेजने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वह रुक जाता है जब एगाथा बोलती है कि वह अभी तक अपने बेटे का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। एगाथा अपने ब्रूच को उठाती है और वापस पहनती है, जबकि वो एक गोस्ट है। ये दिखाता है कि वो धीरे धीरे एमसीयू में गोस्ट बनने के रूल्स को समझ रही है। ये मार्वल के नए शोज में काफी होता है, जहां एक शो कुछ रूल्स एस्टैब्लिश करता है और दूसरा शो उन रूल्स को ट्विस्ट या एक्सपैंड करता है। एगाथा का लाइन क्विक स्टडी और बिली का गाइड बनने का इशारा है कि एगाथा फ्यूचर में वापस आएगी। शायद हम बिली को नेक्स्ट टाइम किसी वांडाविजन स्पिन ऑफ, स्कारलेट विच मूवी या सुपरनैचुरल प्रोजेक्ट में देख सकें। एगाथा का मिडनाइट सन्स में दिखना काफी कूल होगा, क्योंकि मार्वल के पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं उसके कैरेक्टर को इस्तेमाल करने के लिए। बिली अपने पावर का यूज करके हेक्स को परमानेंटली क्लोज करता है और विचेस के लिए एक मेमोरियल बनाता है, जिसमें मिसेस डेविस का भी जिक्र है। फिर वो बेसमेंट से निकलता है और अब उसका अगला मिशन टॉमी को ढूंढना है, क्योंकि बिली ने ऑलरेडी उसकी स्पिरिट को थॉमस शेपर्ड के बॉडी में वापस भेज दिया है। अब बस उस बॉडी को लोकेट करना बाकी है। एक छोटी सी अनरिजॉल्व्ड थ्रेड अभी भी बची है, सिन्योर स्क्रैची। एगाथा का बनी एपिसोड 2 में हमने देखा था कि बिली ने उस बनी को पकड़ा था, लेकिन उसके बाद कभी भी सिन्योर स्क्रैची को नहीं देखा गया। शायद किसी टाउन्स पर्सन ने उस बनी को अपना लिया होगा, क्योंकि वो अकेला रह गया था। मार्वल 2026 के विजन सीरीज में टॉमी का वापस आना एक्सपेक्टेड है और वो धीरे धीरे यंग एवेंजर्स कॉमिक्स को अडेप्ट करते हुए दिखाए जा सकते हैं। स्कारलेट विच शायद एवेंजर्स 5 डूम्सडे तक वापस नहीं आएगी, जो अब इतना दूर भी नहीं है। वांडाविजन का एक और स्पिन ऑफ भी प्लान में है, लेकिन उसका टाइटल अभी तक रिवील नहीं हुआ है। शायद वो बिली और टॉमी के एडवेंचर्स पर बेस्ड एक शो हो, जिसमें यंग एवेंजर्स का और ज्यादा कंटेंट इंट्रोड्यूस किया जाए। मार्वल अब मल्टीवर्स आर्क को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। जैसे वेनम और डेडपूल, दोनों ने कहा था कि वो इस मल्टीवर्स स्टफ से थक चुके हैं, लेकिन अभी भी मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कई सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस बाकी हैं और बहुत कुछ आने वाला है।
अगर तुमने कोई और ईस्टर एग्स स्पॉट किए हों जो मैंने अब तक डिस्कस नहीं किए तो उन्हें कमेंट्स में शेयर करो और नए मार्वल 2025 ट्रेलर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो आने वाला है। मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।